आज हम सोशल जो हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है फ्रेंच रेवोल्यूशन उसके बारे में पढ़ेंगे बेटा। उस लेसन की वीडियो मैं आपको पहले ही सेंड कर चुकी हूँ। आज हम उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले तो बात आती है कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, देखो बेटा 1879 में, लेकिन उससे पहले फ्रांस में किस प्रकार का शासन था, वहाँ की समाज की दशा कैसी थी, वहाँ की राजनीतिक दशा कैसी थी, हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो 1874 के बाद के जो उत्तरार्ध के जो समय था वहाँ पर 1774 में, ये 1874 गलत आ रखा है, ये 1774 है, ये जो आ रखा है ये बेटा 1774 के बाद की बात हो रही है, ठीक है। 1774 में जो लुई 16 थे, 20 साल के बर्बन राजवंश के युवा फ्रांस के सिंहासन पर बैठे थे। जो वहाँ पर कौन से राजवंश का शासन था? बूर्बो राजवंश का शासन था। और जब वो सिंहासन पर बैठे, कौन? लुई 16, तो वहाँ का जो राजनीतिक जो खजाना था, वहाँ की आर्थिक दशा जो थी वो बिल्कुल ठीक नहीं थी। फ्रांस ज़बरदस्त कर्जे की चपेट में था और उसका जो कर्जा था 2 बिलियन लीवर तक बढ़ गया था। लीवर वहाँ की मुद्रा का नाम है। बैठक में कर खर्च में बढ़ोतरी अनिवार्य थी। बैठक में कर खर्च में यानी कि जो वहाँ पर जो टैक्स थे या जो खर्चे थे उनमें सारी चीज़ों को, उन टैक्सों को बढ़ाना अनिवार्य था क्योंकि खर्चे पूरे नहीं हो रहे थे। अब बात ये तो वहाँ की राजनीतिक दशा थी कि राजनीतिक खजाना बिल्कुल खाली था और पूर्व राजवंश के जो ये थे लुई 16 थे, ये वहाँ के शासन पर बैठे और उन्होंने टैक्स और बढ़ाना उनके लिए एक अनिवार्य दशा थी। फिर बात आती है वहाँ के समाज की। एस्टेट, जो वहाँ का समाज था वो 3 उसमें वर्गों में बटा हुआ था, एस्टेट 1, एस्टेट 2 और जी एस्टेट। जो पहला एस्टेट था वो उसमें पादरी और जो राजा और शासक वर्ग आता था। एस्टेट 2 में नोबेलिटी यानी कि जो भी जागीरदार, जमींदार और अमीर जो जिनके पास पदवियाँ होती थी वो लोग आते थे। और जो थर्ड था उसमें बड़े व्यापारी, अदालत के अधिकारी, किसान, कारीगर, मतलब जो बचे वो लोग थे वो थर्ड में आते थे, ठीक है। अब क्या था, जो थर्ड एस्टेट था उसमें कुछ अमीर लोग भी थे और मोस्टली गरीब भी थे। करों के माध्यम से राज्य की वित्त पोषण गतिविधियों का बोझ अकेले थर्ड एस्टेट यानी कि क्या था, फर्स्ट और सेकंड वालों को करों में छूट मिली हुई थी, यानी कि उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता था, जबकि वो अमीर भी थे लेकिन उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता था। और जो ये बेचारे थर्ड एस्टेट वाले थे, व्यापारी थे, अधिकारी थे, किसान थे, कारीगर थे, इन्हीं के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगता था। जीवन रक्षा के लिए संघर्ष। फ्रांस की जनसंख्या बढ़ी और इसलिए अनाज की मांग बढ़ी और गरीब के बीच की खाई और चौड़ी हो गई। यानी कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, अमीर गरीब के बीच की स्थिति जो है वो और ज़्यादा होती गई। अमीर कम रह गए, गरीब ज़्यादा, और गरीब और ज़्यादा गरीब हो रहे थे और अमीर अमीर हो रहे थे, क्योंकि उन्हें किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होता था, उन्हें बहुत सारी छूट दी गई थी। अब ये सब्सिडी संकट का मतलब है कि वहाँ पर जो उनको जो इन बड़े लोगों को जो छूट मिली हुई थी, यहाँ एक स्थिति जहाँ आजीविका के बुनियाद साधन खतरे में थे। यानी कि अब क्या था, उनको तो इतनी छूट मिली हुई थी और जो गरीब लोग थे उन्हें जिस तरह से जो उनकी आजीविका थी, जो उनके मेन बुनियादी जो साधन थे आवश्यकता के, वो भी खतरे में थे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा बढ़ता हुआ मध्यम वर्ग। यानी कि अब स्थिति क्या थी, धीरे धीरे जो मध्यम वर्ग था वो बढ़ रहा था। क्यों बढ़ रहा था बेटा? क्योंकि जो अमीर थे वो तो चंद ही लोग रह गए थे, क्योंकि उनके पास उनके टैक्स नहीं देना होता था, वो तो और अमीर हुए जा रहे थे। और जो गरीब व्यापारी लोग थे वो उनका रहना सहना खर्चा, और ऊपर से उनके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा हुआ था, तो वो और ज़्यादा गरीब होते जा रहे थे। तो इस तरह से 18वीं शताब्दी में मध्यम वर्ग का उदय हुआ, जो शिक्षित था, यह मानता था कि समाज में किसी भी समूह को जन्म से विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है। अब जब अमीर गरीब के बीच खाई बढ़ती जा रही थी तो एक नए वर्ग का जन्म हुआ, जो
थर्ड एस्टेट में जो व्यापारी, अमीर, किसान, मतलब जो कारीगर थे, उनमें से कुछ अमीर लोग भी थे। अब उन सबको मिलाकर क्या बन गया, एक मध्यम वर्ग बन गया। 18वीं शताब्दी के मध्य वर्ग का उदय हुआ जो शिक्षित था और यह मानता था कि समाज में किसी भी समूह को जन्म से विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होना चाहिए। इन विचारों को दार्शनिक जैसे लॉक द इंग्लिश, ये जो वहाँ के दार्शनिक थे, जो भी राइटर्स थे, रूसो था, फ्रांसीसी दार्शनिक जो फिलोसफर्स होते हैं, उन्होंने अमेरिकी संविधान और व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी फ्रांस के राजनीतिक सिद्धांतों का एक महत्वपूर्ण उदाहरण दिया है। जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो है ये, फ्रांसीसी क्रांति विभिन्न चरणों से गुजरी। 1774 में जब लुईस 16वां फ्रांस के राजा बने तो उन्हें एक खजाना मिला जो खाली था। पुराने शासन के समाज के भीतर असंतोष बढ़ रहा था। अब बात आती है फ्रेंच रेवोल्यूशन की, कि फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट कैसे हुआ, कि जब जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो फ्रांस का राजा लुई 16 था। तो जब लुई 16 वहाँ का शासक था तो 1789 में लुई 16 ने एस्टेट जनरल को एक करों के प्रस्ताव को पारित करने के लिए बुलाया। ठीक है, थर्ड एस्टेट नेशनल असेंबली बनाता है और पैसिल तूफान में ग्रामीणों को इलाकों में किसान में। अब क्या हुआ कि 1789 में जो लुई 16 है उन्होंने क्या किया कि जो नेशनल असेंबली थी उनको बुलाकर जो उसके जो जर्नल थे, जो उसके अधिकारी थे, उनको बुलाकर जो लोगों पर टैक्स बढ़ा दिए गए। अब क्या हुआ, 1789 में जब आम लोगों पर टैक्स बढ़ा दिए तो ग्रामीण इलाकों में विद्रोह होने लगा और संवैधानिक राजतंत्र बनने लगा। 1792 से 1793 तक फ्रांस ने राजशाही को समाप्त कर दिया। फिर क्या हुआ बेटा कि जो गणतंत्र था 1799 में असेंबली में 5 मिनट बाद नेशनल असेंबली ने संविधान का प्रारूप पूरा किया। इसने राजाओं की शक्तियों को सीमित कर दिया और सभी मनुष्यों को मूल अधिकारों की गारंटी दी। फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। अब जब 1789 में फ्रेंच में रेवोल्यूशन हो गया, जगह जगह विद्रोह हो गए, तो वहाँ के इस विद्रोह का परिणाम यह निकला कि जो लुई 16 था उसको राजगद्दी से हटा दिया गया और एक नेशनल असेंबली की स्थापना की गई। जो अधिकार थे वो लोगों को दे दिए गए, नेशनल असेंबली को दे दिए गए, जिस नेशनल असेंबली में लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते थे। अब बात आती है 1792 से 1793 में फ्रांस ने राजशाही को समाप्त कर दिया और एक गणतंत्र बन गया। राष्ट्रीय सभा का स्थान अधिवेशन ने ले लिया, राजा और रानी को मार दिया गया। ठीक है, अब बिल्कुल पहले तो उसको सीमित किया गया था उसके अधिकारों को, लेकिन 1793 में राजशाही को बिल्कुल समाप्त कर दिया गया और फ्रांस एक गणतंत्र बन गया। फिर क्या हुआ कि इस गणतंत्र की कुछ लोग थे जो अब भी शासक वर्ग जो इस लोकतंत्र या इस गणतंत्र के खिलाफ थे, उन्होंने साजिश रखना जारी रखा। 1995 में जैकोबिन गणतंत्र को उखाड़ फेंका, यानी कि जब 91 में किसका शासनकाल आया, जैकोबिन का शासनकाल आया था, और 93 में अब जैकोबिन का भी हटा दिया गया। 1905 में एक नए कन्वेंशन में 5 सदस्यीय निदेशालय नियुक्त किया गया। अब 17 उसके बाद भी वो 4 साल तक चला। अब तक पूरा फ्रांस में उथल पुथल का काल चल रहा है। 1789 से लेकर 1799 तक। अब जब नेपोलियन आया 1799 में, नेपोलियन बोनापार्ट के साथ क्रांति समाप्त होती है, यानी कि फिर नेपोलियन वहाँ का शासक बना। इसमें आगे आ जाता है बेटा, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसी पर हम करेंगे फोकस, ये क्योंकि बहुत सारी चीज़ें। अब क्या था, जब नेपोलियन वहाँ का राजा बना, उसे
लीगली रूप से तो उसको मान्यता 1804 में मिली कि पूरे फ्रांस का शासक नेपोलियन को 1804 में चुना गया। उसने क्या क्या किया इस दौरान ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। 1789 में ये सारा छोड़ दो बेटा, अब हम यहाँ से पढ़ेंगे। नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो नेता बने। शुरुआत से ही अब उनके शासनकाल में महिलाओं को अधिकारों पर, उनकी समानता पर, इन सब पर चर्चा हुई। उन्होंने महिलाओं के सुधार के लिए बहुत सारे कार्य किए और उनको भी राजनीतिक, सामाजिक अधिकार, समानता के अधिकार दिए और उनकी भी जो उनको समानता के अधिकार देने के लिए, मतलब जैसे पहले महिलाओं को बिल्कुल कुछ भी अधिकार नहीं थे, उन्होंने थोड़ा थोड़ा उनको सम्मान, गरिमा देना शुरू किया। लेकिन फिर भी उनके शासनकाल में भी महिलाओं को राजनीतिक अधिकार जो थे वो प्राप्त नहीं थे, यानी कि राइट टू वोट प्राप्त नहीं था। ये कब जाके मिला फ्रांस की, मतलब जब 1789 में क्रांति के बाद भी फ्रांस की महिलाओं को जो अधिकार है वो कहाँ पर, कब जाकर मिला, जब हमारा भारत भी आज़ाद होने वाला था 1946 में। अब बात आती है यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार था और 18वीं शताब्दी में फ्रांस में गुलामी की बहुत कम आलोचना हुई। इसके खिलाफ कोई कानून पारित नहीं किया गया और 1794 में जो वहाँ के सम्मेलन में दासों को मुक्त कर दिया गया। 1848 में फ्रांसीसी उपनिवेशों में दासता को समाप्त कर दिया गया। बात आते अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आ जाओ यहाँ पर। 1804 में नेपोलियन ने खुद को फ्रांस का सम्राट का ताज पहनाया। उन्होंने पड़ोसी यूरोपीय देशों को जीतने के लिए राजवंशों को तीतर बीतर करने और राज्यों को बनाने के लिए किया। उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को भी इससे दूर रखा, यानी कि 1804 से लेकर 1815 तक नेपोलियन ने फ्रांस के जो भी साम्राज्य था उसको बढ़ाया और जिन जिन क्षेत्रों को वो जीतता गया उन क्षेत्रों में उसने लोगों को नागरिक अधिकार या सब तरह के अधिकार, समानता के अधिकार देने की छूट दी। और 1815 में वाटरलू की लड़ाई हुई जिसमें नेपोलियन हार गया और मारा गया। तो ये इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे बेटा। इस लेसन को आज आप डीपली पढ़ोगे और इसके बाद जो हमारी कल नहीं परसों जो 9th क्लास की ऑनलाइन क्लास है उसमें हम इसको अगेन डिस्कस करेंगे।